नमस्कार दोस्तों, आर्य सक्सेस मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जैसे सीजीएल का सेट इसमें हम लोग 7 देखेंगे। इससे पहले हम लोग सेट 6 तक पढ़ चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। झारखंड समान ज्ञान का जो इसमें जो है प्रत्येक सेट में 40 प्रश्न मिलेगा, जो कि एग्जाम बेस्ड है। यानी पेपर 3 आप देखिएगा उलट के तो आपको पेपर 3 में 40 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, तो ये पेपर 3 का क्वेश्चन है और ये पेपर 3 में सेम 40 प्रश्न नहीं रहेगा। आपको 40 प्रश्न में आपको जवाब देना है। ये झारखंड जीके का, सिर्फ झारखंड जीके का रहेगा 40 प्रश्न। ठीक, टोटल प्रश्न जो रहेगा वो 150 क्वेश्चन का रहेगा। पेपर 3 में 150 रहेगा, जिसमें कि झारखंड जीके का 40 प्रश्न, जनरल नॉलेज का 30 प्रश्न, उसके बाद फिर कंप्यूटर का 20 प्रश्न, और उसके बाद फिर रहेगा रीजनिंग का 20 प्रश्न और मैथ का 20 प्रश्न। 60 हो गया, इधर हो गया आपका 70, और 20 क्वेश्चन रहेगा साइंस का। ठीक ना, और 20 क्वेश्चन साइंस का, तो टोटल कितना हो गया? 150 प्रश्न हो गया। तो आप ध्यान से देखो इसमें कि झारखंड जी की एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। ठीक, 40 प्रश्न समझ रहे हो कि 40 प्रश्न, और वो भी कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना होगा। तो झारखंड जी की तो ऐसे भी ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो पढ़ाई होगा, तो इसमें इसीलिए जो है झारखंड जी के इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। आपका देखो कि ध्यान देना कि झारखंड जी के हो गया, साइंस का 20 क्वेश्चन हो गया, जनरल नॉलेज का 30 क्वेश्चन, तो 90 क्वेश्चन तो आपका इधर ही हो गया। उसके बाद 60 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर, रीजनिंग और मैथ में मिलेगा। ठीक, तो साइंस को इंपॉर्टेंस को देखते हुए हम लोग जो सेट का जो कलेक्शन ला रहे हैं, टॉप 20 हम लोग सेट पढ़ेंगे। ठीक ना, अभी ये टॉप 7 सेट है। इससे पहले 6 सेट तक आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक, तो ये सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। 40 प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, देखो ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन के क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव जो है ना झारखंड पर पड़ा था। यानी कहाँ का क्रांतिकारी आंदोलन का जो प्रभाव था हमारे यहाँ झारखंड पर पड़ा। ऑप्शन देते हैं मिजोरम, नागालैंड, असम और बंगाल। तो असम का जो है ना आंसू पार्टी जो था, आंसू, ठीक, उसका जो है ना, यानी तो आंसू से यही यहाँ पे हमारे यहाँ आजसू बना है, आजसू। तो यानी इसी का प्रभाव पड़ा था। आजसू जो ये असम का था छात्र संगठन, तो आजसू भी झारखंड का छात्र संगठन है। ठीक, तो छात्र संगठन से धीरे धीरे ये पार्टी में बन गया आजसू। ठीक, समझ में आ रहा है। तो ये जो है आजसू जो है ये असम का पार्टी छात्र संगठन था एक तरह से, तो इसी का प्रभाव पड़ा यानी झारखंड में। तो यही असम हो जाएगा आंसर, यानी असम क्या हो जाएगा इसका आंसर। दूसरे प्रश्न पर हम लोग मूव करते हैं। दूसरा प्रश्न कर रहा है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद रखने के लिए कलकत्ता से रांची कब लाया गया। तो यानी कि इसको जो है ना, यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद रखा गया था, कलकत्ता से इसको जो है ना रांची ले आया था। तो वही पूछ रहा है आपको कि ईस्वी पूछ रहा है कि कौन सा ईस्वी में लाएगा। तो ऑप्शन दे दिया 1914 को, 1916 को, 1917 को, 1918 को। तो आपको बताना है कि कब लाया गया था। तो याद रखना कि 1916 में लाया गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 1916 में कलकत्ता से रांची लाया गया था, रांची में इसको नज़रबंद रखा गया था। ठीक, तीसरे प्रश्न पर आ जाते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट प्रश्न एक दूसरा, मुक्ति वाहिनी सेवा का संस्थापक कौन था। ऑप्शन दे दिया आपके पास, टिकैत उमराव सिंह, पांडे गणपत राय, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और इनमें से कोई नहीं। तो मुक्ति वाहिनी सेना का संस्थापक जो था ठाकुर विश्वनाथ सहदेव था, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। ठीक, ये याद रख लेना, एकदम रट लेना इसको, इस सब प्रश्न को। तो मुक्ति वाहिनी सेना का जो संस्थापक था वो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। नेक्स्ट प्रश्न पर आए थे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि चौथा प्रश्न है 1857 का विद्रोह में नीलांबर और पीतांबर का साथ किस जनजाति ने दिया था। नीलांबर और पीतांबर का जो साथ दिया था वो कौन सी जनजाति ने दिया था। ऑप्शन दे दिया आपके पास, खड़िया, कोरवा, पहाड़िया और चेरो। चेरो यानी खड़िया, कोरवा और पहाड़िया, ये सारे जनजाति दिया हुआ है। वही बोल रहा है कि आपको नीलांबर पीतांबर का जो साथ दिया था 1857 का विद्रोह में। तो ध्यान देना कि क्वेश्चन पूछेगा नीलांबर पीतांबर यानी कहाँ से विद्रोह लड़ा था। तो पलामू से। ठीक, याद रखना पलामू से लड़ा था। ये 1857 में अपना योगदान दिया था, विद्रोह जो हो रहा था उसमें योगदान दिया था। तो क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन का कौन सा जनजाति ने आप यानी सहयोग किया था। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। याद रखना कि चेरो जनजाति ने, याद रखना चेरो, और पलामू में उसे भी पलामू में चेरो का वर्चस्व था, चेरो जनजाति का। ठीक, तो चेरो जनजाति ने ही क्या किया था, साथ दिया था। ठीक, अगले प्रश्न में आते हैं, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट प्रश्न में आए, पांचवा प्रश्न कि कार्तिक उरांव का पिता का नाम क्या था। कार्तिक उरांव जो थे उसका पिता का नाम क्या था। ऑप्शन दे दिया आपके पास, जेठू उरांव, ठीक, जेठू उरांव, जतरा उरांव, जबरा उरांव, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देना कि इसका जो आंसर हो जाएगा आपके पास जबरा उरांव हो जाएगा आंसर। ठीक ना, कहीं कहीं जौरा उरांव भी रहता है, इसलिए ऑप्शन जौरा उरांव भी रहेगा। तो आपको अगर दोनों में से कुछ भी दिखेगा तो दोनों सेम नाम है, जौरा उरांव या फिर जबरा उरांव। ये था कार्तिक उरांव के पिता का नाम, जौरा उरांव, या फिर उसी को जबरा उरांव भी बोलता है। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं करना है, ये दोनों नाम सेम है, कार्तिक उरांव के पिता ही थे। ठीक,
अगले प्रश्न पर आए तुम लोग। छठा प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में झारखंड धाम मंदिर है अवस्थित है। ऑप्शन, झारखंड का कौन सा जिला है जहाँ पे झारखंड धाम मंदिर अवस्थित है। तो आप अगर ये जो जिला है आप जब भी जाइएगा तो वहाँ ये जगह पर ज़रूर जाना है, झारखंड धाम मंदिर। ठीक, ऑप्शन दे दिए आपके पास, गुमला, सिमडेगा, रांची, गिरिडीह। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, गिरिडीह हो जाएगा। याद रखना है कि झारखंड धाम मंदिर कहाँ है, गिरिडीह में। अगर पूछेगा अंजन धाम कहाँ है, झारखंड में कौन सा जिला में अंजन धाम है, तो क्या बताओगे, गुमला। क्या याद रखोगे, गुमला। एक ही तरह का नाम है इसलिए मैंने इधर ही बता दिया आपको कि इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो कन्फ्यूज नहीं करना। झारखंड धाम पूछेगा तो गिरिडीह, अंजन धाम पूछेगा तो गुमला। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, 7वां प्रश्न पे। छऊ नृत्य जो है झारखंड के किस जिले में प्रचलित है। छऊ नृत्य, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो आपको तो याद भी होगा। छऊ नृत्य झारखंड की किस जिले का प्रचलित है। धनबाद होगा क्या, नहीं ना होगा। लातेहार होगा क्या, नहीं होगा। लोहरदगा होगा क्या, नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, सरायकेला खरसावां। छऊ नृत्य झारखंड के किस जिले में प्रचलित है, तो सरायकेला खरसावां में। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। 8वां प्रश्न है कि बोल रहे कि बांसुरी, सनाई, सिंगा, निशान, शंख और मदन भेदी ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, यानी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो आपको ध्यान देना, इसमें एक चीज़ पकड़ने का एक तरीका भी है। ठीक, बांसुरी क्या धनवाद्य होगा, तंतुवाद्य होगा, अनवरत वाद्य, अनवन वाद्य होगा क्या, नहीं ना। तो होगा क्या, सुशीर वाद्य यंत्र है। ठीक, बांसुरी। तो बस बांसुरी, सनाई, सिंगा, निशान, शंख, मदन भेदी सारा सुशीर है। शंख को भी देखो फूंक के बजाता है। ठीक, बांसुरी को भी फूंक के बजाता है। सुशीर वाद्य यंत्र यानी जिससे फूंक कर बजाता है उसको सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। समझ में आ गया आपको। तंतु वाद्य यंत्र यानी क्या रहता है, इसमें धागा रहता है, तंतु रहता है। ठीक, तो आपको बस समझना है थोड़ा सा क्वेश्चन को इस तरह से। बार बार आप जो है अगर सेट लगाते रहोगे तो उससे क्या होगा कि रिवीजन होते जाएगा और आपको दिक्कत नहीं होगा। सेट लगाने से बहुत ही फ़ायदा होता है, तो यानी आपको बार बार एक ही चीज़ का रिवीजन होते जाएगा तो आपको दिक्कत भी नहीं होगा। तो यानी 8वां क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। हम लोग 9वां प्रश्न पर अब मूव करते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक कहानीकार, उपन्यासकार, हास्य व्यंग्यकार और नाटककार के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले राधा कृष्ण का जन्म कब हुआ था। राधा कृष्ण जो एक कहानीकार थे, उपन्यासकार थे, हास्य व्यंग्यकार थे, नाटककार थे, इन सब में उसका जो है महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक, तो इसका जो है बोल रहा है कि जन्म कब हुआ। तो ऑप्शन दे दिया है आपके पास, 18 सितंबर 1910 ईस्वी को, 5 नवंबर 1910 ईस्वी को, 15 जून 1912 ईस्वी को, 5 जुलाई 1917 ईस्वी को। तो याद रखना कि राधा कृष्ण का जो जन्म हुआ था वो 18 सितंबर 1910 ईस्वी को हुआ था। 18 सितंबर 1910। ठीक, याद रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आया तुम लोग 10वां प्रश्न पर। खिरवार वंशों की रचना किसने किया था। ऑप्शन दे दिया, मांझी, रामदास टूडू, WG आर्चर, श्रवण कुमार गोस्वामी, वंदना देते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मांझी रामदास टूडू ये जो थे खिरवार वंशों के रचनाकार थे। अगले प्रश्न पर हम लोग मूव कर जाते हैं। 11वां प्रश्न पर आते हैं। 11वां प्रश्न क्या कर रहा है देखते हैं। 11वां प्रश्न कर रहा है कि राजमहल से होकर गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है। राजमहल से होकर जो रेखा गुजरती है उसका क्या नाम है। ठीक, आपको बताना है। तो ऑप्शन दे दिया आपके पास, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, 23 डिग्री अक्षांश रेखा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो ध्यान देना कि राजमहल से होकर गुजरने वाली रेखा को हिंज रेखा कहा जाता है। याद रखना है, हिंज रेखा गुजरती है। हिंज रेखा का कितना डिग्री अक्षांश है, तो 25 डिग्री अक्षांश है। याद रखना कि 25 डिग्री अक्षांश को हिंज रेखा कहता है। 25 डिग्री अक्षांश याद रखना है, बार बार इसको आपको नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक ना, ये क्वेश्चन अब देखो कि इसमें हिंज रेखा 25 डिग्री थी, हिंज रेखा ऑप्शन में नहीं दिया है ना, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन अगर पूछेगा राजमहल से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तो हिंज रेखा गुजरती है। कितना डिग्री अक्षांश है, तो 25 डिग्री अक्षांश है। ठीक, अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं 12वां प्रश्न पर। 12वां प्रश्न करा कि राजमहल की पहाड़ियों में से कौन सी प्रमुख जलप्रपात है। राजमहल की पहाड़ियों में से कौन सा प्रमुख जलप्रपात है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा मोती झरा जलप्रपात, मोती झरना जिसको बोलते हो। राजमहल की पहाड़ियों में मोती झरना एक महत्वपूर्ण जलप्रपात है। ठीक, कहाँ है, साहेबगंज में। साहेबगंज में, और साहेबगंज ही एकमात्र जिला है झारखंड में जिसमें गंगा नदी होकर गुजरती है। साहेबगंज जिला से होकर गुजरती है। अगले प्रश्न पर आए थे हम लोग
13वां प्रश्न है, झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है? झारखंड का कौन सा जिला है जो कि छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है? ऑप्शन दे दे, गढ़वाल, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, पलामू। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपको बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। तो लोहरदगा, तो ध्यान देना, इसके बारे में बताते हैं। खूंटी और लोहरदगा ये दोनों जिला ऐसा है जो कि किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करती है। ठीक ना, किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करती थी, ये तो होगा नहीं। पूर्वी सिंहभूम जो है ये क्या कहते हैं इसको, उड़ीसा को और बंगाल को, पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है। पलामू तो ये तो बिहार की तरफ हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? गढ़वा। गढ़वा जो है ना ये यूपी को भी स्पर्श करती है और छत्तीसगढ़ को, की याद रखना। और गढ़वा एकमात्र जिला है जो कि यूपी को स्पर्श करती है, एकमात्र जिला जो कि एक ही मात्र जिला है जो कि यूपी को स्पर्श करती है। ठीक, तो इसका आंसर 13 का आंसर हो जाएगा, याद रखना है कि ए नंबर आंसर हो जाएगा, ए नंबर। अगले प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं। तो आपको ध्यान देना कि यहाँ पे आपको देख भी रहा होगा कि छत्तीसगढ़ ये दिया है। ठीक ना, तो छत्तीसगढ़ का हम लोग बॉर्डर को ध्यान से थोड़ा सा देख लेते हैं। बॉर्डर से देखेंगे तो बहुत सारा प्रश्न क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा स्पर्श कर रहा है। तो एक सिमडेगा स्पर्श कर रहा है, एक गुमला स्पर्श कर रहा है, लातेहार स्पर्श कर रहा है और गढ़वा स्पर्श कर रहा है। तो ऑप्शन में आपको गढ़वा ही सिर्फ दिखा, तो क्या हो जाएगा आंसर? गढ़वा। अब देखते हैं कि उसमें था ईस्ट सिंहभूम, तो अब ध्यान से देखो कि ये उड़ीसा को स्पर्श कर रहा है और वेस्ट बंगाल को, यहाँ पे है ईस्ट सिंहभूम, तो ये वेस्ट बंगाल को भी स्पर्श कर रहा है और उड़ीसा को स्पर्श कर रहा है। ठीक, तो उसके बाद आपको ऑप्शन में पलामू भी था, तो पलामू देखते हैं, इधर बिहार है तो बिहार के बॉर्डर तरफ है, यानी बिहार को स्पर्श कर रहा है। लोहरदगा था, तो लोहरदगा ध्यान से देखिए कि आपकी ये किसी को भी स्पर्श नहीं कर रहा है। ये लोहरदगा और खूंटी यही दोनों एक दो मात्र जिला है झारखंड का जो कि किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करते, सीमा को स्पर्श नहीं करती है। तो यहाँ तक आपको समझ क्लियर हो गया। क्वेश्चन और भी इससे देख लेते हैं मैप से। तो बिहार जो है ना 10 जिला को स्पर्श करती है, 10 जिला जो है ना बिहार का बॉर्डर को स्पर्श करती है। यूपी को मात्र एक गढ़वा जिला स्पर्श करती है, यूपी को एकमात्र गढ़वा जिला स्पर्श करते हैं। और गढ़वा जिला जो है ये 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। बिहार को भी, इधर से देखिए आपको ध्यान से देख रहा है, बिहार को भी, इधर का एरिया यूपी को कर रहा है और इधर का एरिया छत्तीसगढ़ को। ठीक, तो क्वेश्चन करके पूछ देता है कि कौन सा जिला है जो कि 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो गढ़वा जिला। उसके बाद और ध्यान से देखते हैं उड़ीसा। उड़ीसा जो है ना वो 4 जिला को स्पर्श करती है। कौन कौन? तो पहला हो गया सिमडेगा, ठीक, दूसरा ये हो गया और वेस्ट सिंहभूम, उसके तीसरा सरायकेला खरसावां, उसका चौथा हो गया ईस्ट सिंहभूम। ये चारों जिला को स्पर्श करती है उड़ीसा। अब देखते हैं कि वेस्ट बंगाल कितना जिला को स्पर्श करती है? तो 10 जिला को स्पर्श करती है, 10 जिला को स्पर्श करती। कौन कौन? साहेबगंज, ये पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, उसके बाद फिर रांची, सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूम। 10 हो गया। ये 10 जिला स्पर्श करती है वेस्ट बंगाल को। ठीक, मैं आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। 14 नंबर, गुमानी नदी बोल रहा है कि जो कि 126.40 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद किस नदी में जाकर मिल जाती है? आप किस नदी में ये मिल जाती है? ऑप्शन दे दे, बराकर नदी, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, गंगा नदी। तो गुमानी नदी बोल रहा है कि कहाँ, यानी कौन सी नदी में जाके मिल जाती है? तो 126.40 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये कौन सी नदी में मिल जाती है? ठीक, तो गुमानी नदी याद रखना है कि ये गंगा नदी में मिल जाती है। गुमानी नदी कहाँ मिल जाती है? ये जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक, अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है कि नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो गुमानी नदी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। गुमानी नदी के बारे में बताया गया है कि देखते हैं, बोला कि यह नदी जो राजमहल की पहाड़ी यानी साहेबगंज जिला से निकलकर गंगा नदी में मिल जाती है। राजमहल की पहाड़ी से निकलती है और गंगा नदी में मिलती है। मेरेल नदी इस नदी का मुख्य सहायक नदी है। तो गुमानी नदी की सहायक नदी कौन है? तो मेरेल नदी। गुमानी नदी की सहायक नदी कौन है? मेरेल नदी। ठीक, जो कि बढ़ैत के पास मिलती है। और ये कहाँ पे मिलती है? बढ़ैत जगह है, वहीं पे मिलती है। दरमो नाला और पंखा नदी भी इसी नदी में मिलती है। और झारखंड की सबसे उत्तरी नदी भी यही है। गुमानी नदी जो है झारखंड सबसे उत्तरी नदी भी है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, झारखंड की कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से समुद्र में नहीं गिरती है? ध्यान देना, झारखंड की कौन सी नदी है जो कि स्वतंत्र रूप से समुद्र में नहीं गिरती? ऑप्शन देख लेते हैं, स्वर्णरेखा, दामोदर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देना कि स्वतंत्र रूप से झारखंड की एकमात्र यही नदी है जो कि गिरती है। ध्यान देना,
स्वतंत्र रूप से ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कौन सी नहीं गिरती है? तो अब तो एक ही तो बचा दामोदर, तो दामोदर ही नहीं गिरती क्योंकि दामोदर नदी जाके जो है हुबली नदी में मिल जाती है, कोलकाता का हुबली नदी में मिल जाती है, यानी बी नंबर आंसर सही होगा। कौन सी नहीं गिरती? तो दामोदर। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि 16वां नंबर की निम्नलिखित प्रमुख खनिजों तथा उसके संबंध जिलों को उचित युग्म से सुमेलित कीजिए, यानी आपको सुमेलित करना है कि कौन सा जिला में कौन सा ज़्यादा पाया जाता है। ठीक, तो आपके पास दे दिया है टंगस्टन, क्रोमियम, अवरक और सोडियम लवण। इधर आपके पास दे दिया ऑप्शन में सिंहभूम, संथाल परगना, कोडरमा, हजारीबाग। तो अवरक सबसे ज़्यादा जो है वो कोडरमा में पाया जाता है। अवरक सबसे ज़्यादा कहाँ पाता है? कोडरमा में पाया जाता है। ठीक, ये तो आपके पास क्लियर हो गया। तो एक क्लू हमारे पास मिल गया कि सी का क्या होगा 3। अगर आंसर नहीं जान रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह जो है ना कोड मिलाएंगे उसको कि कैसे इसका कोड मैच करेगा और आंसर निकल जाएगा। तो आप ध्यान से देखो कि आपके पास कोड में सी में देखते हैं कि 3 जगह हो सकता है, या तो ए हो जाएगा आंसर, या तो बी हो जाएगा, या तो डी हो जाएगा। ठीक, और हमको मैच कराना होगा और सारा चीज़। टंगस्टन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? ये हजारीबाग में पाया जाता है। टंगस्टन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? हजारीबाग में। और सोडियम लवण जो है ये सबसे ज़्यादा आपको पाया जाता है संथाल परगना में, और क्रोमियम सबसे ज़्यादा सिंहभूम में। ठीक, तो यानी कि ए का 4 और बी का 1, ए का 4, बी का 1 और सी का 3 और डी का 2, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। ए नंबर आंसर सही होगा। तो इसमें मैच करा दिए हैं कि टंगस्टन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया था? हजारीबाग में, क्रोमियम सिंहभूम में, अवरक कोडरमा में, और यानी अवरक की राजधानी कोडरमा को अवरक की राजधानी भी कहा जाता है। तो सोडियम लवण संथाल परगना। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं, मूव करते हैं। 17वां प्रश्न की अमानत बराज परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? अमानत बराज का जो निर्माण हो जा रहा है वो कहाँ हो रहा है? ऑप्शन दे दिया पलामू, कोडरमा, रांची, साहेबगंज। ठीक, तो कहाँ हो रहा है इसका आंसर आपको बताना है कि कहाँ हो रहा है। तो याद रखना है पलामू में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? पलामू में। अमानत बराज परियोजना का निर्माण जो है ना वो पलामू में हो रहा है। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि झारखंड में कब से इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स द्वारा तांबा खनन कार्य किया जा रहा है? तांबा खनन का कार्य झारखंड में कब से हो रहा है? ठीक, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो तांबा खनन का झारखंड में जो है ना 1924 से ही तांबा खनन कार्य जो है ना होते आ रहा है झारखंड में। ठीक, तो 1924 इसका आंसर हो जाएगा। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग आते हैं 19वां प्रश्न है कि झारखंड में सोनारी हवाई अड्डा कहाँ है? झारखंड में सोनारी हवाई अड्डा कहाँ? ऑप्शन दे दिया है पलामू, रांची, देवघर, पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में है। जमशेदपुर में ही सोनारी हवाई अड्डा है। ठीक, सोनारी हवाई अड्डा है, याद रखिएगा, इसको याद रख लेना है। सोनारी हवाई अड्डा कहाँ है? तो थोड़ा सा देखना कि ये सोनारी नाम जो है जो जमशेदपुर में रहते हैं उसको पता होगा कि सोनारी कहाँ है, लेकिन दूसरे जिला का जो होगा उसको ज़्यादा याद नहीं होगा या फिर जान नहीं रहा होगा। तो इसीलिए याद रखना है कि सोनारी हवाई अड्डा कहाँ है? जमशेदपुर, यानी पूर्वी सिंहभूम में। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि खरीफ फसल के अंतर्गत झारखंड की दूसरी फसल कौन सी है? दूसरी फसल कौन सी है? ऑप्शन दे दिया है अरहर, मूंगफली, उड़द, मक्का। तो झारखंड की जो है दूसरी फसल वो मक्का है, यानी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा, मक्का इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं 21वां प्रश्न है कि झारखंड राज्य का औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों की संख्या कितनी है? टोटल जो है झारखंड में औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन दे दिया आपके पास 4, 8, 6, 12। तो क्या होगा इसका आंसर आपको बताना है जल्दी से कि इसमें झारखंड राज्य में जो है ना औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों की संख्या कुल जो है ना वो 4 है, यानी 4 है। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। तो यानी इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि झारखंड राज्य के औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण यानी जो है इसको जायडा बोलते हैं। ठीक ना, जायडा। ठीक, जायडा बोलते हैं। ठीक, तो जायडा का फुल फॉर्म होता है झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 2002 में जायडा का स्थापना कब हुआ था? 2002 में। तो कौन कौन जो है हमारे पास है, यानी जायडा में जो है इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी में कौन कौन? आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र, बोकारो स्टील सिटी औद्योगिक क्षेत्र, हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र और रांची औद्योगिक क्षेत्र, यानी ये चारों क्या है? औद्योगिक क्षेत्र है, प्राधिकरण है। ठीक, समझ आ रहा है आपको?
तो नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग आ जाते हैं। 22वां प्रश्न है कि भारत सरकार ने झारखंड में मेगा हैंडलूम क्लस्टर को स्वीकृति प्रदान की है। राज्य के किस एक प्रमंडल के सभी जिले मेगा क्लस्टर सेंटर से आच्छादित है? तो ऑप्शन दे दिया आपके पास, कोल्हान, पलामू, संथाल परगना और उत्तरी छोटा नागपुर। तो याद रखना कि संथाल परगना जो है, संथाल परगना के सभी जिले जो है ना मेगा क्लस्टर सेंटर से आच्छादित है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं, इसका तो सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वितीय औद्योगिक नीति के तहत किस स्तर पर भूमि बैंक का निर्माण का लक्ष्य रखा गया था? द्वितीय औद्योगिक नीति के तहत बोल रहा है कि किस स्तर पर यानी भूमि बैंक का निर्माण का लक्ष्य रखा। ऑप्शन दे दिया पर मंडल स्तर पर या फिर मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर या पंचायत स्तर पे। तो कौन से स्तर पर रखा गया था? तो जिला स्तर पर। याद रखना कि जिला स्तर पर रखा गया था। भूमि बैंक का जो निर्माण का लक्ष्य रखा गया था वो जिला स्तर पर रखा गया था, यानी 24 जिला है तो 24 जिला में भूमि बैंक बनेगा, ऐसा उस समय इसका लक्ष्य रखा गया था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, हिंदी विद्यापीठ कहाँ स्थित है? बहुत ही बार क्वेश्चन ये सेट में पढ़ाया जा चुका है, तो आपको बताना है कि हिंदी विद्यापीठ कहाँ है। ऑप्शन दे दिया रांची, पलामू, देवघर, चाईबासा। तो देवघर में, याद रखना कि देवघर में क्या हिंदी विद्यापीठ है। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि 25वां प्रश्न है कि नरेंद्र सिंह किस खेल के प्रशिक्षक थे? है नरेंद्र सिंह जो है ना, बोल रहा है कि कौन सा खेल का प्रशिक्षक थे। नरेंद्र सिंह सबसे पहले तो जानना है कि ये नरेंद्र सिंह यानी झारखंड के है, यानी बोले कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो कौन से खेल के प्रशिक्षक है। ऑप्शन दिया फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, टेनिस। तो कौन से खेल का होगा? तो हॉकी का होगा। नरेंद्र सिंह जो है ना हॉकी खेल से संबंधित है। अगले प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, शेखर बोस किस खेल का विख्यात प्रशिक्षक है? यानी शेखर बोस जो है ना किस खेल का एक विख्यात यानी प्रसिद्ध प्रशिक्षक है। ठीक, तो ऑप्शन दे दिया आपके पास फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल का विख्यात प्रशिक्षक है। ठीक ना, डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आता है कि टाटा लौह इस्पात कंपनी किस जिले में स्थित है? टाटा जो है का जो इस्पात, टाटा स्टील लिमिटेड, अब टाटा स्टील TSL। ठीक, तो ये बोल रहा है कि टाटा लौह इस्पात कंपनी किस जिले में? ऑप्शन है हजारीबाग, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो। तो जमशेदपुर में है, तो जमशेदपुर का पूर्वी सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में TSL टाटा स्टील लिमिटेड है कंपनी है। ठीक, अगले प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं, देखते हैं कि क्या है प्रश्न। बोला कि किस समूह द्वारा इंडियन एल्युमिनियम कंपनी का अधिग्रहण किया गया है? किस समूह द्वारा बोला है कि इंडियन एल्युमिनियम कंपनी का जो है ना अधिग्रहण कर लिया गया है। ऑप्शन दे दिया बिरला, अडानी, टाटा, इनमें से कोई नहीं। तो बिरला द्वारा किया गया है। ठीक ना, बिरला के द्वारा जो है ना इंडियन एल्युमिनियम कंपनी का अधिग्रहण किया गया है। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। 29वां प्रश्न है कि बिहार कास्टिक सोडा एवं केमिकल्स कंपनी कहाँ स्थित है? बिहार कास्टिक सोडा और केमिकल्स कंपनी जो है ना बोल रहा है कि वो कहाँ स्थित है, आपको बताना है कि कहाँ स्थित। ऑप्शन दे दिया है रांची, गढ़वा, पलामू, दुमका। तो कहाँ स्थित है? दुमका में स्थित है। कहाँ है? पलामू में स्थित है। पलामू में स्थित है बिहार कास्टिक सोडा और केमिकल्स कंपनी। ठीक ना, सी नंबर आंसर सही हो जाएगा, पलामू। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम लोग। 30वां प्रश्न लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी HEC का फुल फॉर्म हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC भारत सरकार ने रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से झारखंड में स्थापित किया था। तो ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो रांची में। किसके द्वारा बोल रहा है? भारत, रूस और चेकोस्लोवाकिया। एकदम बिल्कुल ये सही है। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। दूसरा इसी में दिया है, दो आपको दे दिया है स्टेटमेंट, उसका बताना आपको सही है कि गलत है। दूसरा स्टेटमेंट दिया कि झारखंड में उर्वरक का प्रथम कारखाना सिंदरी धनबाद में लगा है। बिल्कुल सही है, लगा था। तो ऑप्शन दे उपयुक्त में कथनों में से कौन सा सत्य है? या तो एक, या तो ए दोनों, यानी तो ये मेरे हिसाब से क्या होगा? ए और दो दोनों सही है। ठीक ना, ए और दो, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक, HEC जो है ना ये दोनों की सहायता से ही लगाया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 31वां प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में स्थित गवर्नमेंट प्रशिक्षण दिया जाता है? ठीक ना, झारखंड का कौन सा जिला में गवर्नमेंट प्रशिक्षण दिया जाता है? ऑप्शन दे दिया है
यानी गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रशिक्षण दिया जाता है, जो भी गवर्नमेंट करती है या फिर कोई भी योजना के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। तो कहाँ दिया जाता है? ऑप्शन दे दे रांची, बोकारो, हजारीबाग, दुमका। तो आपको बताना है कि कहाँ पे दिया जाता है। तो रांची में, जान रहे हैं कि झारखंड की राजधानी रांची, तो मैक्सिमम जो है रांची में ही प्रशिक्षण दी जाती है। तो ठीक ना, ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। 32वां प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि झारखंड अनुसूचित जाति तथा जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत देय राशि कितना है, यानी कितना राशि मिलता है। ऑप्शन दे दिया आपके पास 1 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? 1 लाख रुपया दिया था, ठीक ना। झारखंड अनुसूचित जाति जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना जो दिया जाता है, सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए जो है ना दी जाती है प्रोत्साहन योजना, वो 1 लाख रुपया दिया जाता है, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। 33वां प्रश्न की झारखंड सरकार द्वारा राज्य में वृद्धावस्था, विधवा या दिव्यांग पेंशन योजना प्रति माह सहायता राशि कितनी दी जाती है, यानी प्रत्येक माह कितना दिया जाता है वृद्धा पेंशन जिसको बोलते हैं, विधवा पेंशन या फिर दिव्यांग पेंशन। तो ऑप्शन दे दिया 500 रुपये, 700 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपया। तो प्रत्येक माह जो है ना 1000 रुपया मिलता है, यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि 34वां प्रश्न है, सुजलाम सुफलाम योजना झारखंड राज्य में संचालित की जा रही है, किस चीज़ के लिए? सुजलाम सुफलाम योजना। ऑप्शन दे सूखे की स्थिति से निपटने के लिए, बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए, जंगली आग की स्थिति से निपटने के लिए, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सूखे से निपटने के लिए तालाब पोखर का निर्माण किया जा रहा है, ठीक ना। तो यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। सुजलाम सुफलाम योजना जो है ना सूखे से स्थिति से निपटने के लिए झारखंड राज्य द्वारा यानी संचालित किया जा रहा है। ठीक, यानी इसके बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं कि कब ये स्टार्ट हुआ था। तो 24 फरवरी 2019 को झारखंड का मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दुमका में सुजलाम सुफलाम योजना प्रारंभ किया था। कहाँ से किया था? दुमका से। कब किया था? 24 फरवरी 2019 ईस्वी को। किसने? मुख्यमंत्री रघुवर दास ने। इस योजना के हेतु जो है ना दुमका और खूंटी जिले का चयन पायलट परियोजना के तहत किया गया था उस समय, दुमका और खूंटी का। योजना अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा जो है 5000 तालाब और अन्य जलाशय का जीर्णोद्धार कराएगी, यानी ये लक्ष्य रखा गया था। तालाब और अन्य जलाशयों का जीर्णोद्धार टाटा ट्रस्ट के माध्यम से कराया जाएगा। और किसके द्वारा किया जाएगा? तो टाटा ट्रस्ट, यानी टाटा ट्रस्ट और राज्य सरकार के बीच समझौता भी हुआ था। इस संबंध में क्या होता है कि राज्य सरकार और टाटा ट्रस्ट के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हुआ था, ठीक, उस समय। तो सुजलाम सुफलाम योजना जो है वो टाटा ट्रस्ट के बीच एग्रीमेंट हुआ था और राज्य सरकार के बीच, याद रखना इसमें। 35वां प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि 35वां प्रश्न कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कब अंत्योदय दिवस मनाया जाता है? अंत्योदय दिवस प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार द्वारा कब मनाया था? ऑप्शन देते हैं 25 जून, 22 नवंबर, 25 दिसंबर, 25 सितंबर। कब मनाया जाता है? तो 25 सितंबर को मनाया था, याद रखना। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस जो है ना 25 प्रत्येक वर्ष 25 सितंबर को बनाया था। अगले प्रश्न पर हम यानी आते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दे दिया है कि किस लिए अंत्योदय दिवस मनाया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 98वीं जयंती के अवसर पर अंत्योदय दिवस की घोषणा की गई थी, जिसे 25 सितंबर 2015 से आधिकारिक तौर पर हर साल मनाया जा रहा है। बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ही सबसे पहले अंत्योदय का नारा दिया था, इसीलिए इसी के नाम से मनाया जा रहा है अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। 36वां प्रश्न, कौन सा योजना विश्व बैंक या फिर IAAD की सहायता से प्राप्त योजना है? ऑप्शन देते हैं मार्जिन मनी योजना, स्वशक्ति योजना, किशोर शक्ति योजना, अन्नपूर्णा योजना। तो जो है स्वशक्ति योजना जो है ये विश्व बैंक की सहायता प्राप्त परियोजना है। ठीक, तो स्वशक्ति बी नंबर से सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। 37वां प्रश्न, मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन देते 2008, 2010, 2011, 2012। तो मुख्यमंत्री दाल भात योजना जो है वो कब प्रारंभ हुआ है? तो याद रखना 2011 में, जिसमें कि 5 रुपया में प्रति प्लेट जो है ना आपको दाल भात खिलाया जाएगा, भोजन कराया था, ठीक ना, 5 रुपया। मुख्यमंत्री दाल भात योजना, इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो 2011 से में। सी नंबर से सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। 38वां प्रश्न है कि निम्न में से दालमा अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित? ऑप्शन दे दिया पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़। तो पूर्वी सिंहभूम में दालमा अभ्यारण्य है, पूर्वी सिंहभूम में, जो कि हाथी के लिए प्रसिद्ध है। गज अभ्यारण्य जिसको कहता है, दालमा गज अभ्यारण्य, यानी हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। 39वां प्रश्न है कि झारखंड के किस अभ्यारण्य में भेड़िया पाया जाता है? ऑप्शन दे दिया है पलामू अभ्यारण्य, महुआ डांड अभ्यारण्य, दालमा अभ्यारण्य और पालकोट अभ्यारण्य। तो कौन सा अभ्यारण्य में जो है ना बोल रहा है कि भेड़िया पाया जाता है? तो महुआ डांड अभ्यारण्य में क्या पाया जाता है? भेड़िया, महुआ डांड अभ्यारण्य में।
अगले प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं। 40वां प्रश्न है और इस सेट का अंतिम प्रश्न भी है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य की 29.62% भूमि से बढ़कर 2021 में कितना प्रतिशत हो गया है। क्वेश्चन को समझना है। 2019 में वन भूमि कितना था, 29.62% था। ये बढ़कर बोल रहा है कि 2021 में कितना हो गया। अगर आपको पूछा भी जाएगा तो 2021 का ही रिपोर्ट के बारे में आपको बताना भी है, रिपोर्ट 2021 के बारे में। तो कितना हो गया, ऑप्शन दिया 29.76%, 30.62%, 30.26%, 29.82%। तो 2021 में जो वन हो गया वो 29.76% हो गया है। याद रख लेना है, रट लेना है। या तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि कितना प्रतिशत बढ़ गया है, तो 62 से 76 हो गया है। तो कितना बढ़ गया, 0.14%। तो 0.14% जो है ना वृद्धि हुई है 2019 से लेकर 21 तक में। ये था टॉप 40 क्वेश्चन। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा। और आगे भी सेट्स जारी रहेगा, लेकिन आपका फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फीडबैक अच्छा देते हैं तो हम लोग इसको डेली कंटिन्यू जारी रखेंगे। और आपको ज़रूर है कि उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत भी लगा है इसको रिकॉर्ड करने में, ठीक ना। तो चलिए सेशन को यहीं पर बंद करते हैं, फिर से नए सेट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आर्या सक्सेस मंत्रा के हर एक वीडियो को। धन्यवाद, जय हिंद।